नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम फिर से शुरू करने वाले हैं क्या एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और इसका लेक्चर 4 है। अब एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये जो हमने शुरुआत की थी वो हमने नर्वस सिस्टम शुरू किया था। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कौन सा सिस्टम है ये, नर्वस सिस्टम। और आपको यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर आप एप्लीकेशन पे जा कर के चेक कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम में हमने 3 लेक्चर को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब 3 को डिस्कस कर लिया है तो हमें चौथा क्या डिस्कस करना है, हमें चौथे लेक्चर में ये डिस्कस करना है कि न्यूरॉन क्या होता है। हम सबको पता है, मैंने इंट्रोडक्शन भी आपको दिया था कि न्यूरॉन क्या होता है, कैसे होता है, और हिस्टोलॉजी क्या होती है आपके ब्रेन की, आपके ब्रेन का इकाई क्या है। ब्रेन में जो बहुत तरह के जो आपको दिखते हैं ना, जो बहुत तरह के आपको स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, जिससे आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, कुछ चीज़ को आप महसूस कर सकते हैं। आपको खुशी महसूस होती है, आपको दुख महसूस होता है, आपको ये महसूस होता है कि हम पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं, आपको ये महसूस होता है कि आपकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। आप सोच पाते हो लॉन्ग टर्म के लिए, आप अपने लाइफ को देख पाते हो कि हाँ मैं लंबे टाइम में अगर ये चीज़ करूँगा या फिर ये चीज़ करूँगी तो मैं यहाँ रहूँगा या फिर वहाँ रहूँगी। मैं ये कोर्स कर रही हूँ या मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ तो इसमें मुझे नॉलेज है, कितनी नॉलेज है, और जो कैपेसिटी मेरे अंदर है, मुझे कितनी क्षमता है मेरे दिमाग की, ताकि मैं एक दिन में कितना सारा चीज़, मैं टॉपिक को कितनी सारी चीज़ें मैं पढ़ सकूँ, कवर कर सकूँ। ये सब कौन कर रहा है, ये सब आपका ब्रेन कर रहा है, ठीक है। तो ब्रेन में जो लेक्चर 4 है, लेक्चर 4 में हमने क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है नर्वस सिस्टम। क्या पढ़ना है, नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम हमने शुरुआत किया था और इस लेक्चर में हम मेनली न्यूरॉन्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ब्रेन का हिस्टोलॉजी क्या है, ब्रेन की कोशिका क्या है। ब्रेन बना हुआ है, स्ट्रक्चर्स है, लेकिन उसका इकाई क्या है, तो आपके ब्रेन में मौजूद जो संरचनाएं हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि बहुत सारी होती है, और मैंने ये भी आपको बताया था कि इस प्रकार का स्ट्रक्चर्स आपके ब्रेन में होता है, ठीक है। तो जब इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है तो इसी प्रकार के स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया था, न्यूरॉन नाम दिया था, ठीक है। क्या नाम दिया, न्यूरॉन नाम दिया। अब जो भी पैरामेडिकल के छात्र हैं जिनको डाउट होता है, टेलीग्राम ग्रुप है अलका मेडिकल क्लासेस, जाकर के आप वहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं। लेकिन ऐसे अगर आप पूरे लेक्चर्स को देखना चाहते हो तो अलका मेडिकल क्लासेस ऐप पर अवेलेबल है, और साथ ही साथ जो ऐप को डाउनलोड करना नहीं चाहते हैं उनके लिए कहाँ पे है, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आप जाकर के चेक कीजिए, सारे लेक्चर्स फ्री हैं, ठीक है। तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है, और नोट्स आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे क्योंकि मेरे पास उतना समय भी रह नहीं रहा है। तो मैं आपको ऐसे पढ़ा दूंगी कि आप नोट्स खुद बनाओगे। जब आप नोट्स खुद बनाते हो तो आपको समझ में ज़्यादा आता है। तो जो ब्रेन का क्या है, ब्रेन का जो न्यूरॉन है वो कैसा होता है, जो एक नॉर्मल, जो अगर हम बोले तो कॉमन जो स्ट्रक्चर है वो न्यूरॉन का ऐसा होता है। अब आपके मम्मी और पापा है, आपके मम्मी और पापा से आप 3 भाई और बहन हैं, जैसे मैं हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ, उसके बाद मेरी बहन है, उसके बाद मेरा छोटा भाई है। तो क्या हुआ, तो क्या हम भाई बहन हैं, ठीक है। तो भाई बहन तो हम हैं ही, लेकिन क्या बॉडी के हर एक, बॉडी में फंक्शन भी सेम सेम हो रहा है, उसके पास भी लीवर है, मेरे पास भी लीवर है, उसके पास भी किडनी पापा और मम्मी ने दिया है, मेरे पास भी किडनी पापा और मम्मी ने मुझे दिया है, और सबके पास होता है। लेकिन देखने में जो हमारी शक्लें हैं वो अलग अलग है। तो यहाँ पे हल्का सा अलग चीज़ हमें देखने को मिलता है कि थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन है। लेकिन अगर हम बोले तो हम सब एक ह्यूमन बीइंग है, हम सब आदमी है, जानवर बिल्कुल नहीं है। जानवरों की जो प्रजाति होती है, उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो भी सेम होता है, लेकिन उनमें भी थोड़े थोड़े से डिफरेंट चीज़ें पाई जाती हैं, डिफरेंट शक्लें अलग अलग होती है, उनका हाइट अलग अलग होता है, बॉडी का वेट अलग अलग होता है। वैसे ही आदमियों में होता है, वैसे ही हम तीनों भाई बहन का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही समझेंगे कि ब्रेन में न्यूरॉन्स तो होते हैं, लेकिन क्या सभी न्यूरॉन्स के पास सेम स्ट्रक्चर्स होंगे, सेम स्ट्रक्चर्स तो होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ, अगर इसके पास ज़्यादा ये चीज़ें हैं, ब्रांचेस, तो कुछ में कम होंगे। समझ में आया क्या मैं बोल रही हूँ, कुछ में कम होंगे, कुछ में ज़्यादा होगा, कुछ में ये चीज़ें बहुत अच्छे से डेवलप होगी, कुछ में ये चीज़ें उतने अच्छे से डेवलप नहीं होगी, कुछ में ये सिंगल सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या होता है, तो आपको समझना
पड़ेगा कि यहाँ जो ब्रेन का जो एनाटॉमिकल एंड स्ट्रक्चरल जो यूनिट है वो क्या है, आपका न्यूरॉन है। और न्यूरॉन को मैंने बड़े अच्छे से लेक्चर 3 में समझाया है, लेक्चर 2 में भी मैंने आपको बताया है, और 1 में भी मैंने बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा न्यूरॉन है, जो हम इसको बोलते हैं सेल बॉडी। इसको क्या बोलेंगे, सेल बॉडी, ये जो गोल सा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को भी मिल जाएगा, क्या है यहाँ पे, ये है आपका भाई सेल बॉडी, ये सेल बॉडी हो गया। और ये जो ब्रांचेस निकले हुए हैं, यहाँ देखिए, ये पीला पीला सा निकला हुआ है सींग जैसा, ये कैसा है, ये जो ब्रांचेस है ना, ये जो निकला हुआ है, ये सबको हम क्या बोलेंगे, सबको हम बोलेंगे डेंड्राइट्स, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डेंड्राइट लिखा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे एक और चीज देखिए, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ये क्या है, लंबा सा पाइप टाइप का है, वो क्या है, लंबा सा पाइप टाइप का है, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। अब बीच बीच में आप देखोगे ना, इस टाइप का भी है, इसको हम क्या बोले, नोड ऑफ रैनवियर। इसको क्या बोलेंगे, ये एक सेल है, एक कोशिका की झिल्ली जो कि इस रैनवियर को ढकी हुई है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको श्वान सेल बोलेंगे, ठीक है। और ये जो लास्ट में जो आपको दिख रहा है, इसको बोले एक्सॉन टर्मिनल बोलेंगे। ये तो एक है, ब्रेन में बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब जो बहुत सारे होते हैं, तो न्यूरॉन लगभग ऐसे ही होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर में हमें फर्क देखने को मिलता है। जब हमें फर्क देखने को मिलता है, तो हमें यहाँ पे दिमाग लगाना होगा कि अब ये काम के मतलब जो काम कर रहा है ये न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन, दोनों काम का अंतर है या दोनों की बॉडी में स्ट्रक्चर का अंतर है। तो उसी के आधार पे फिर हम बांट देते हैं, उसी के आधार पे हम क्या बांटते हैं, उसी के आधार पे हम उस न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन कर देते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, वर्गीकरण हम कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि ये जो न्यूरॉन है, इसके बनावट में अगर कुछ कुछ अंतर है, तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, मतलब संरचनात्मक वर्गीकरण, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अगर उसके काम के हिसाब से अगर कुछ कुछ अलग अलग चीजें हैं, तो हम उसको बोलते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन, मतलब फंक्शन कैसा कर रहा है। मैं अगर खाना पकाना जानती हूँ, तो शायद मैं पढ़ाना नहीं जानती होंगी, लेकिन अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो शायद हो सकता है कि मुझे खाना पकाना उतने अच्छे तरीके से ना आए, किसी और को बहुत अच्छे से आए। तो हमारे काम में अंतर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई कुक है ना, कोई शेफ है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर अगर आपके काम में अंतर देखा जाए, तो फंक्शनल वर्गीकरण के हिसाब से उस न्यूरॉन का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। न्यूरॉन अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी सेम होता है, ठीक। मैं हिंदी भी आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ये जो स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले हम देखेंगे, स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या होता है। स्ट्रक्चर के हिसाब से पहला जो नाम है, हम क्या देख रहे हैं, पहला जो नाम है हम देखते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। अब मल्टीपोलर का मतलब क्या होता है, अब मल्टी का मतलब होता है बहुत सारा, मल्टी का मतलब क्या होता है, बहुत सारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो कहाँ है, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स ये रहे। और ये देखिए, जैसा मैंने आपको अभी न्यूरॉन्स दिखाया था, बिल्कुल वैसा है, इसके पास बहुत सारे डेंड्राइट्स है। ये बीच वाला आपका एक्सॉन हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये सॉरी, बीच वाला आपका सेल बॉडी हो गया, ये लंबा सा आपका एक्सॉन हो गया, ये आपका एक्सॉन टर्मिनल हो गया। तो ये जो चीजें हैं, ये मिलता जुलता, जैसा अभी मैंने बताया पीछे, कैसा बताया, इसके टाइप का है। तो ये जो टाइप है, ये है मल्टीपोलर न्यूरॉन। और ज्यादातर ये कहाँ पाया जाता है, आपके ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में ज्यादातर ये वाला न्यूरॉन पाया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो न्यूरॉन अगर आपके बॉडी में पाया जाएगा, तो क्या होगा, आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्टुमुलेट होकर के उत्तेजित होकर के या तो सूचना को ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से आपके पूरे ऑर्गन तक भेजेंगे, या जो हम बाहर में फील करते हैं, पराठा बहुत ज़्यादा गर्म है, कैसे पता लगेगा, हमें छू करके पता लगेगा। तो जब हमने छुआ तो गरम गरम लगा, जब हमने खाया तो उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। तो स्वाद अच्छा लगा क्योंकि हमने खाया,
और ये जीभ से जो स्टिमुलेशन है वो आपके ब्रेन तक गया कि हाँ बहुत टेस्टी बना है। तो ये जो स्टिमुलेशन है ये भी न्यूरॉन्स के द्वारा ही आपके ब्रेन को समझ में आता है। और ये जब आपको ऐसा फील होता है ना कि आपका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, क्योंकि आपके एग्जाम्स के रिजल्ट आने वाले हैं, जिस दिन एग्जाम्स के रिजल्ट आने वाले होते हैं दिल की धड़कन बहुत तेज होती है। अब ये अलग बात है कि आपकी धड़कन अगर किसी और वजह से तेज हो जाए तो बीमारी हो सकता है, या आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, या आप किसी और के पीछे ज़्यादा पड़े हुए रहते हैं, तब आपके दिल की धड़कन तेज होती है। लेकिन जो नॉर्मली अगर हम देखें एग्जाम्स के दिन क्या होता है, दिल की धड़कन तेज होती है, रिजल्ट के दिन और ज़्यादा तेज होता है। तो उस टाइम में आपकी धड़कन आपके कंट्रोल में नहीं है, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। तो वहाँ भी कौन काम कर रहा है, वहाँ भी आपके नर्व्स काम कर रहे हैं। और ये जो नर्व्स है मैंने आपको पहले ही बताया है, ये न्यूरॉन्स जो होते हैं, नर्व्स न्यूरॉन ही होता है, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सूचना को ट्रांसफर करते हैं या सूचना को रिसीव करते हैं। समझ में आ रही है बातें? बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, कॉपी और किताब लेकर के बैठिए। और अगर आपके पास किताब नहीं है तो कॉपी लेकर के बैठिए, नोट कीजिए जो मैं बोल रही हूँ, जो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको नोट कीजिए और फिर शॉर्ट नोट में उसको कन्वर्ट कीजिए। छोटे छोटे नोट्स बनाइए ताकि आपको समझने में आसानी हो। बातों को दिमाग में रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी किताब आप छाप करके अगर लिख दोगे ना कॉपी में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्या करना है, दिमाग में फिट रखना है। आपको अगर अच्छे से पैरामेडिकल की पढ़ाई करनी है, चाहे आप लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हो, या फिर आप रेडियोलॉजी कर रहे हैं, आप फिजियोथेरेपी कर रहे हो, आप फार्मा कर रहे हैं, जीएनएम कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या करना है, सारी बातों को, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अभी हम पढ़ रहे हैं ना, तो सारी बातों को दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वैसे पेशेंट आएंगे जिनके बॉडी में हो सकता है कि एक से ज़्यादा प्रॉब्लम हो, और वो ब्रेन से संबंधित हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित हो सकता है, उनके हैंड में प्रॉब्लम हो सकती है, उनके हार्ट में दिक्कत हो सकता है, उनके आंत में दिक्कत हो सकता है, लिवर में हो सकता है, गॉल ब्लैडर में हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में हो सकता है। तो आप क्या सीखोगे, आप जो सीखोगे वही आप वहाँ पे जाकर के अप्लाई करेंगे। तो नाक बिल्कुल नहीं कटवाना है मेरा। अगर आप अच्छे से क्लास को अटेंड करते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको बड़े अच्छे से सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी, और रिवीजन करने से वो कंठस्थ हो जाता है। कंठस्थ मतलब बाय हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो न्यूरॉन्स है, फिर से समझिए, जो न्यूरॉन्स है वो क्या कर रही है, सूचना को ट्रांसफर या तो रिसीव कर रही है, ठीक है, दो चीजें कर रही है। अब ये जो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स है ये कहाँ पाई जाती है, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में सबसे ज्यादा इसी टाइप का न्यूरॉन पाया जाता है। भाई हेवी काम करता है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हेवी काम कर रहा है तो उसके पास इस टाइप का बहुत विस्तार रूप से स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, ठीक है। इतना समझ में आ गया। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका यहाँ पर यूनिपोलर न्यूरॉन। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक चीज होता है, सेल बॉडी है और सिर्फ एक एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन का मतलब है कि उससे एक ब्रांच निकला हुआ होता है। अब एक एक्सटेंशन है, एक ही लंबा सा हो गया है, और इससे फिर दो ब्रांच निकल जाते हैं। क्या निकलते हैं, दो ब्रांच आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये रहा दो ब्रांच, ये एक इस टाइप का इधर और एक इस टाइप का, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये जो ब्रांच है, ये एक ब्रांच अगर आप देखोगे तो एक ब्रांच जो मेन ब्रांच है ये यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये एक ब्रांच जाकर के आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जाकर के फिर से वहाँ पे नर्व्स को, नर्व्स जो है ये वाला जाकर के वहाँ पे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर और रिसीव करेंगे, और एक जो है वो पेरीफेरल पार्ट में जाकर के वहाँ पे इंफॉर्मेशन को रिसीव या तो ट्रांसफर करते हैं। अब जो मैंने बोला है उसका क्या मतलब है, पहली बात तो ये कि एक यूनिपोलर, यूनि का मतलब होता है एक, एक सेल बॉडी है, ठीक है, उससे एक एक्सटेंशन निकला हुआ है और इससे दो ब्रांचेस निकले हुए होते हैं, ठीक है। एक जो ब्रांच है वो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में निकले हुए होते हैं। मतलब इस टाइप के जो न्यूरॉन्स है वो कुछ कुछ आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाएंगे, और कुछ कुछ जो एक ब्रांच जो इसका होता है वो फिर और ज़्यादा फैल करके आपके
ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, वो आपस में इधर इधर भी आ जाएंगे। मतलब जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ करके बॉडी का जो भी अलग अलग पार्ट है, जो भी अलग अलग एरिया है, उसी को हम पेरीफेरल एरिया या फिर पेरीफेरल पार्ट बोलते हैं, क्योंकि वो मेन पार्ट नहीं है। सेंट्रल पार्ट हम किसको बोलते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल पार्ट बोलेंगे। इसके अलावा अगर हम ये शब्द यूज करते हैं, क्या शब्द यूज कर रहे हैं? पेरीफेरल। पेरीफेरल अगर हम यूज करते हैं, इसका मतलब है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ करके जो भी बॉडी में जो भी एरिया बच गया, जो पार्ट बच गया जिसमें ये वाला ब्रांच जाकर के घुस रहा है, उस एरिया, उस पार्ट को हमने क्या बोला? पेरीफेरल पार्ट बोला है। तो जो यूनिपोलर न्यूरॉन है, ये इसके कुछ ब्रांच ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भी रहता है और कुछ ब्रांच आपके रेस्ट एरिया में भी, मतलब बचे हुए एरिया में भी रहता है। ठीक है, तो ये इस टाइप का न्यूरॉन है। इतना समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद आपका बचता है यहाँ पे, अगर हम देखेंगे तो उसके बाद इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमारा क्या आता है? वो तीसरा आता है बाइपोलर न्यूरॉन। अब ये क्या होता है? ये भी न्यूरॉन है, ये भी सूचना को ट्रांसफर कर रही है और रिसीव कर रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है ये इसके पास एक सेल बॉडी है और इसी से दोनों साइड में क्या निकला हुआ है? यहाँ पे एक्सॉन निकला हुआ है और डेंड्राइट्स है, लेकिन इसके पास सिर्फ एक ही एक्सॉन और इस एक ही डेंड्राइट्स होता है। दोनों तरफ है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं बाइपोलर। अब इस टाइप का जो न्यूरॉन है वो कहाँ पे होता है? इस टाइप का जो न्यूरॉन होता है वो किस तरीके से काम करता है? ये रिसेप्टर सेल होते हैं, मतलब कोई भी चीज को रिसीव करता है। अब बॉडी में आप खुद सोचो, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो चीजों को रिसीव कर रहा है, मतलब कैप्चर कर रहा है? आपकी आंख, ठीक है, आपकी नाक सूंघ रही है, ठीक है, या फिर आपकी कान सुन रही है। तो जो आंख है, नाक है, कान है, ये क्या करी? इसका काम कोई भी चीज को बॉडी से बाहर भेजना नहीं है। इसका काम क्या है? इसका काम है बाहर से कोई भी चीज को रिसीव करना, कैप्चर करना। तो जब हम रिसीव करते हैं, कैप्चर करते हैं, तो कौन सा न्यूरॉन एक्टिवेट होता है ब्रेन में? तो भैया लो, यहाँ पर ब्रेन जो एक्टिवेट होता है वो बाइपोलर न्यूरॉन यहाँ पे स्पेशली इस वाले काम को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है कि हाँ, अब तुमने पराठा खाया है, अब तुमने आलू की सब्जी खाई है, उसकी स्मेल कैसी आ रही है? आप अगर सूंघते हो तो ये वाली जो न्यूरॉन है वो फटाक से पहचान करके आपको बताती है कि अच्छी है सब्जी बन रही है क्योंकि स्मेल अच्छा है, या फिर घटिया बन रही है ना? तो यहाँ पे ये चीजें होती है। आपको सुन रहे हो, आपके बारे में अगर कोई कुछ बोल रहा है ना, तो आपकी ये वाली न्यूरॉन फटाक से एक्टिव हो जाती है और आपको बताती है कि आपके बारे में ही बात हो रहा है, क्योंकि आपका कान उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाया। क्योंकि जो कान इंफॉर्मेशन लिया वो क्या हुआ? कान यहाँ पे स्टिमुलेशन को क्या किया? ओरिजिनेट किया, मतलब स्टिमुलेशन जो है वहां पे उत्पन्न हुआ, जो उत्तेजना है वो उत्पन्न हुई कहाँ से? आपके कान में जो ईयर ड्रम है वो कांपने लगती है। जब आप कुछ बात सुनते हैं तो वहां पे कंपन होता है। अब ये जब हम कान के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तब समझेंगे, लेकिन जब कंपन हुआ तो सीधे आपका जो ये वाला जो न्यूरॉन है जो कि आपके ब्रेन में है, ये जो न्यूरॉन है ये फटाक से एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट हुआ और आपको समझ में आ गया मेरे बारे में ही बात हो अभी हो रहा था, वो मेरे बारे में ही अभी चुगली कर रही थी या फिर चुगली कर रहा था। तो ये वाला जो न्यूरॉन है वो एक्टिवेट हो जाता है और मेनली फोकस करता है आपके सेंस ऑर्गन्स पे। सेंस ऑर्गन्स कौन कौन सा है? आपका आंख हो गया, आपका नाक हो गया। तो यहाँ पे आंख के पास जो रेटिना होता है वहां पे जाकर के ये काम करती है। नाक में जो ऑल फैक्ट्री एरिया होता है, मतलब नाक की अगर आप स्ट्रक्चर को पढ़ते हो तो यहाँ पे एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री एरिया, जो सूंघने में हमें मदद करता है, किसी भी चीज को सूंघने में मदद करता है वो वाला एरिया। उसी टाइम में वहां पे कौन सा न्यूरॉन काम कर रहा होगा? ये न्यूरॉन काम कर रहा है। और कान का जो अंदर वाला सबसे पार्ट है वहां पर भी ये वाला न्यूरॉन होता है जो कि आपको जाकर के जानकारी देता है और एक्टिव रहता है बहुत ज़्यादा। तो कौन सा न्यूरॉन है? बाइपोलर न्यूरॉन है।
अभी तक मैंने जितना भी आपको समझाया है, आपको लिखना है और आगे बढ़ना है। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो टेलीग्राम ग्रुप है, जा कर के आप वहाँ पे पूछ सकते हो। नंबर भी दिया गया है, 11 से 3 कॉलिंग टाइमिंग है और स्टूडेंट्स के लिए ही है, और फालतू चीज़ें आप ना पूछे तो बहुत बेहतर होगा। तो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने ये चीज़ें पढ़ ली। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, हमें काम के हिसाब से अब चीज़ें को पढ़नी है। काम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो पहला क्या है, सेंसरी या फिर एफरेंट न्यूरॉन। बात सेम है, बात ये है कि जो चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है, जो चीज़ें हम सुनते हैं, उसके हिसाब से क्या होता है। मतलब क्या है कि बाहर से अगर हम कोई चीज़ को रिसीव कर रहे हैं, या फिर बाहर से अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं, कोई चीज़ सुन रहे हैं, कोई चीज़ समझ रहे हैं, कोई चीज़ हमें फील हो रहा है, किसी ने आपको यूं मारा, ठीक है, तो आपको क्या हो रहा है, मुझे चोट लगी, फील हुआ, तो ये बाहर से हो रहा है। ये एक्सटर्नल स्टिमुलेशन हम इसको बोलते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, मतलब बाहरी उत्तेजना हम इसको बोलेंगे हिंदी में। तो जो बाहर से हम फील कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ आपको, आप देख रहे हैं मुझे, आप देख करके सुन रहे हो, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ वो आप सुन रहे हो, तो ये बाहर से आपकी बॉडी में चीज़ें, इंफॉर्मेशन जा रही है। अब क्या है, अब ब्रेन आपका समझेगा, ब्रेन आपका समझ करके नोट्स बनाएगा। तो वहां पे क्या कि आप बाहर से कुछ सुन रहे हो, समझ रहे हो, और तब जा करके आपको समझ में आ रहा है, अच्छा ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है। तो उस टाइम में जो न्यूरॉन काम करती है, हम उसी को सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं। ये सेम कैसा हो गया, बाइपोलर न्यूरॉन से ये सेम ऐसा हो गया, ठीक है। तो जैसा ये स्ट्रक्चर्स था, वो ये दोनों सेम सेम हो गए। दूसरा क्या है, मोटर या फिर इफरेंट न्यूरॉन। बात सेम है, ये तीनों जो न्यूरॉन है वो स्ट्रक्चर वाइज है और ये काम वाइज है। तीन ही टाइप के मेनली होते हैं, इसके अलग अलग भी टाइप है, लेकिन मेनली जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ये जो मोटर और इफरेंट न्यूरॉन है, अब आप खुद सोचो कि जब आप जिम जाते हैं या फिर जब आप व्यायाम करते हैं, आप रस्सी कूदते हो, तो जो आपकी मसल्स है, अगर मैं यूं कुछ भारी सा उठा लूं तो क्या होगा, मसल्स मेरे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मसल्स मेरे हिलेंगे, मसल्स मेरे खुद को एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे जो मसल्स होंगे वो खुद को एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने हेवी उठाया है। तो इस टाइम में जो आपके न्यूरॉन्स जो काम कर रहे होंगे या फिर जहाँ पे स्टिमुलेशन होगा, तो वहाँ पर जो आपके मसल्स में जो न्यूरॉन कोऑर्डिनेशन के साथ साथ मिलजुल करके काम करते हैं और जो उत्तेजना यानी कि स्टिमुलेशन को उत्पन्न करते हैं, तो मोटर या फिर एफरेंट न्यूरॉन हम उसको कहते हैं। अब इसमें भी 2 तरीके का होता है। काम जो है, ये काम हो रहा है ना, क्योंकि फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, काम हो रहा है। जब हम कुछ हेवी चीज जब हम उठा रहे हैं या फिर हमारा दिल धड़क रहा है, तो वहाँ पे कौन काम कर रहा है, वहाँ पे काम हो रहा है। और वो जो न्यूरॉन्स है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ पे मोटर न्यूरॉन में ही जो काम होता है, उसमें 2 तरीके का काम हो रहा है। एक पहला ये कि आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप हिलते हो, डुलते हो, दौड़ते हो, आप रस्सी कूद रहे हो, आप व्यायाम कर रहे हो, आप डंबल उठा रहे हो। तो यहाँ पे आपके हिसाब से क्या हो रहा है, आपके हिसाब से मन के मुताबिक क्या हो रहा है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो उस टाइम में जो न्यूरॉन्स काम करेंगे वो सोमैटिक नर्व्स होंगे। लेकिन दिल का धड़कना या फिर आपके बॉडी में हार्मोन्स का रिलीज होना, आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, लेकिन गुस्सा शांत भी हो जाता है, लेकिन गुस्सा तो आया है। जब गुस्सा आया है तो वहाँ पे जो नर्व्स काम करेंगे वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि सिंपैथेटिक नर्व काम करते हैं। ऑटोनोमिक नर्व्स में ही यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्व काम कब करते हैं, जब आपको गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन गुस्सा अब शांत हो गया तो आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो गया। लेकिन जब गुस्सा आया था तो बीपी बहुत ज़्यादा हाई था, लेकिन क्या हो रहा है, अब शांत हो गया है। तो शांत किसने करवाया है, इसी में होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। तो जो ऑटोनोमिक नर्व्स है, गुस्सा आना आपके हाथ में नहीं है, दिल का धड़कना आपके हाथ में नहीं है, किसी भी बॉडी में कोई भी ग्लैंड है, कोई भी ग्रंथि है, उससे हार्मोन्स का निकलना आपके हाथ में नहीं है, ये बॉडी खुद पे खुद कर रही है। तो मतलब क्या है, आपके वश में है ही नहीं, तो वो ऑटोनोमिक नर्व्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आप खुद सोचो, ऑटोमेटिक होता है, मतलब खुद पे खुद, आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, ऑटोमेटिक होता है। वैसे ही यहाँ पे समझिए ऑटोनोमिक, ये ऑटोमेटिक होता है।
तो जो ऑटोमेटिक है वो ऑटोनॉमिक है, और यहाँ पे भी एक बार आपका बीपी हाई होगा तो सिंपैथेटिक नर्व काम करेगा क्योंकि आपको गुस्सा आया हुआ है, या फिर आप सोचो या फिर आपको बहुत तेज मतलब प्यास लगा है, तो प्यास लगा है और जब आपने पानी पिया तो वो ठीक हो गया, तो प्यास लगना भी आपके कंट्रोल में नहीं है। ये सब आपके बॉडी में हार्मोन्स या फिर ग्लैंड्स या फिर आपकी बॉडी में जो फंक्शन है या जो कोई भी ऑर्गन है उससे रेगुलेट होता है, आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे दो और सिस्टम काम करता है साथ में मिलकर के, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया है, लेकिन इस टॉपिक में आपको बताना नहीं था, लेकिन तभी भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे स्केलेटन मसल्स यानी कि जो हड्डी वाला जो भी मसल है ना वो सब काम करते हैं, ठीक है। अब पेन चेंज कर लेते हैं, चलिए। यहाँ पे स्केलेटन मसल्स, स्केलेटल मसल्स की जो मूवमेंट होती है या फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है ये आपका होता है सोमैटिक नर्व्स के थ्रू, लेकिन जो ऑटोनोमिक है ये जैसे होगा आपका कार्डियक मसल्स का, कार्डिक मसल्स हो गया इसमें, या फिर जो आपका आंत का जो मसल्स होता है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आंत में जब खाना पचता है तो क्या आपके कंट्रोल में है? क्या आप बोलते हो कि नहीं नहीं अभी रोटी को थोड़ा सा रहने दो, अभी चावल को पहले बचा दो, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ मैंने साथ में खाया है, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑटोनोमिक में आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वहाँ पे जो नर्व्स काम करती है वो ऑटोनोमिक नर्व्स होती है, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, और जो कंट्रोल में है वहाँ पे सोमैटिक नर्व्स काम करती है। और तीसरा काम के हिसाब से हम देखते हैं कि मिक्स्ड न्यूरॉन होता है। अब ये क्या है? अब एक इस टाइप का न्यूरॉन होगा सेंसरी वाला, एक ये वाला न्यूरॉन होगा मोटर वाला, दोनों साथ में एक ही टाइप के कनेक्टिव टिश्यू में ढके हुए रहेंगे, उसी को हम मिक्स्ड न्यूरॉन बोलते हैं। जैसे आप खुद सोचो, जैसे आपने जैसे आपने परवल की सब्जी में क्या डाल दिया? आलू डाल दिया, तो दोनों सेम हो गया ना, मिक्स्ड हो गया। तो अब आलू अलग नहीं है, परवल अलग नहीं है, आलू गोभी की सब्जी होती है, दोनों को आपने मिक्स कर दिया। तो इसी तरीके से कनेक्टिव टिश्यू जो कि हमारे बॉडी में एक लेयर जैसा होता है और उसमें दोनों न्यूरॉन पैक हो जाते हैं, उसी को हम मिक्स्ड न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। तो काम के हिसाब से जब ऐसा होता है न्यूरॉन्स के साथ में तो हम उसको ये मिक्स्ड न्यूरॉन बोलेंगे, लेकिन जो उसका काम होगा वो दोनों अपना अपना काम करते रहेगा, ठीक है। सेंसरी होगा तो अपना काम करेगा, मोटर होगा तो अपना काम करेगा, ठीक। अब आपको अच्छे से इसको नोट कर लेना है, और डिप्रेशन की कोई भी बात नहीं है। बहुत से जो भी स्टूडेंट्स हैं वो आकर के पूछते हैं कि मैं कैसे पढ़ूंगा, मुझे डिप्रेशन होता है, मैं लाइव आती हूँ, आप पूछते हो डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन की दवा क्या है? डिप्रेशन की दवा आप खुद हो। खुद अगर अपने जीवन को अच्छे से आप रेगुलेट करना चाहते हो, उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हो, तो आप ले सकते हो, क्योंकि आपका जीवन है। अभी हाल में ही मेरी एक दोस्त से बात हुई तो उसको भी समझ नहीं आ रहा लाइफ में क्या किया जाए। लाइफ में वही चीज़ करना चाहिए, या तो आपका इंटरेस्ट हो, और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट उसको बना लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। शुरुआत में आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं हो पाएगा, कोई भी चीज़ को सीखने में, चाहे वो सिलाई हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो ट्रैवलिंग हो, सब चीज़ों में दिक्कत होती है। किसी को घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है तो घूमने में भी दिक्कत होती है, तो अपने आप को उस सिचुएशन में एडजस्ट करना है। अभी जो नीट के जो भी धांधली वाली बात हुई है, तो मैं बिल्कुल सपोर्ट में हूँ उन छात्रों के जिनके साथ ऐसा हुआ है, और ये सब चीज़ें ठीक होनी चाहिए। और अगर किसी को मन के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला है और उसको लग रहा है कि उतना मिलना चाहिए, तो आप ज़रूर ट्राई करो जा करके। अभी बहुत से बच्चे ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके बहुत कम मार्क्स है तो भी आपको दुखी होने की कोई भी ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अगर पद बहुत ऊंचा हो उससे खुशी नहीं मिलती है। जिस चीज़ में खुशी आपको मिले वो चीज़ आप कर लो, और हो सकता है कि टेम्प्ररी खुशी आपको मिल रही हो कि हाँ अगर मैं एमबीबीएस में सेलेक्ट हो गया या फिर हो गई तो बहुत अच्छा हो जाएगा लाइफ। ऐसा नहीं होता है। आप अच्छा तभी कर सकते हो अपना लाइफ जब आपको उसमें इंटरेस्ट जगे, आपको लगे कि नहीं नहीं मेरे काम की बात है, मेरे हाथ की बात है, और मेरे से हो जाएगा। मज़ा तभी आता है। तो जो कोई भी चीज़ आप करते हो ना उसको आप ठीक से किया करो, ठीक है। टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, कोई भी दिक्कत होता है आप
अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर के आप मैसेज कर सकते हो, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो किसी भी लेक्चर के, यूट्यूब पे जो भी मेरे लेक्चर्स हैं उसके पहले वाले कमेंट में होता है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर यानी कि कल। शेड्यूल मैंने शेयर कर दिया है, खुद के लिए काम कीजिए, अपने सपनों के लिए काम कीजिए, और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहिए।